अच्छा, सो दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट क्लास आफ्टर द ओरिएंटेशन। और जैसा कि मैंने इनिशियली डिस्कस भी किया था ब्रीफली कि दिस कोर्स विल नॉट बी एनी ऑर्डिनरी कोर्स अबाउट ऑडिट प्रोसीजर्स। नॉर्मली बुक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स हम याद करते हैं, रिस्क किस तरह असेस करना है, डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं बुकिश के, फिर डिफरेंट एग्जांपल्स हम करते हैं और अल्टीमेटली वो हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं टू अपीयर इन द एग्ज़ाम, ताकि आपने पेपर पास किस तरह करना है। मेरे केस में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स याद नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे प्रोसीजर्स मेमोराइज़ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे प्रोसीजर्स। उसके बाद हम एविडेंस को किस तरह एग्जामिन करेंगे वो हम सीखेंगे, और हम प्रैक्टिकली जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट लाइन आइटम्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, उन पे ऑडिट फर्म्स में जिस तरह वर्क परफॉर्म होता है और उस वर्क परफॉर्म होने के बाद एक वर्क पेपर बनता है जिसमें हम अपना ऑडिट एविडेंस डॉक्यूमेंट करते हैं, तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि डिफरेंट लाइन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो वर्क पेपर होते हैं वो हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। उसके अलावा मैंने ब्रीफली ये भी बताया था कि किन लोगों के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया है। जस्ट टू ब्रीफली टच अपॉन इट, वो लोग जो CA और ACCA बैकग्राउंड से हैं, एक वो लोग जिन्होंने अभी कैफ लेवल पास किया है CA में, या स्किल्स लेवल पास किया है ACCA में, एंड दे वांट टू जॉइन एनी ऑडिट फर्म। सो दिस practical audit simulation course will help them that how practically audit is performed in the market. उसके अलावा जो accounting and finance graduates हैं who wants to join audit firm, so this course is specifically designed for them. Thirdly, internal auditors who want to switch their careers and move to external audit. And finally, वो लोग जो accountants हैं, जो इंडस्ट्री में बैठे हैं और जो बहुत ज़्यादा तंग है कि हर साल में एक दफ़ा ऑडिटर्स आके हमारा मूड ख़राब कर लेते हैं, तो उनको किस तरह टैकल करना है। फिफ्थ, वो भी लोग ये ऑडिट सिमुलेशन कोर्स, उनके लिए मैंने स्पेसिफिकली ये डिज़ाइन किया है। have completed their audits from taxation department या advisory department या industry, and now वो चाहते हैं, वो स्पेसिफिकली चाहते हैं कि वो शिफ्ट करें towards audit firm, या वो ग्लोबली मोबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली एज यू वुड नो कि ऑडिट फर्म ही बहुत आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप ग्लोबली मूव कर सकते हैं। इनिशियली एज आई प्रॉमिस्ड के ऑडिट का मैं आपको चैम्पियन बना दूंगा, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ भी हैं 5 इयर्स की ऑडिट फर्म में, ठीक है। लेकिन जादूगर, वो जादूगर जिसके पास जादू का तोड़ होगा, उससे पहले हमने जादू भी सीखना है। तो मैंने बताया था कि ऑडिट करने से पहले ऑडिटर क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने किस तरह हैं। तो आज का क्लास स्पेसिफिकली मैंने इस पे रखा है कि आज हम प्रैक्टिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे स्क्रैच से। किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं कि सबसे पहले एक जर्नल में एंट्रीज़ रिकॉर्ड होती हैं जिसको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ के बाद हम जनरल लेजर्स किस तरह बनाते हैं। जनरल लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस किस तरह उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कनेक्ट होता है। और अल्टीमेटली इन चारों स्टेप्स को आपस में किस तरह ऑटोमेटिकली लिंक करना है कि अगर कोई बंदा जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली किस तरह वो जीएल में जाके हिट होगा और अपडेट हो जाएगा। जीएल के बाद आपका ट्रायल बैलेंस किस तरह अपडेट होगा, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
जो 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है और नोट्स, उसके साथ किस तरह इंटरलिंक करना है स्पेसिफिकली, ये आज हमारा क्लास होगा। उसके अलावा मैंने इस पे भी ब्रीफली टच अप ऑन किया था कि ऑडिट में नॉर्मली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेप्स को हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, यानी इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हम कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम क्लाइंट की इंटेग्रिटी इवेल्युएट करते हैं, अपनी इवेल्युएशन करते हैं कि आर वी कॉम्पिटेंट इनफ कि हम इस इंगेजमेंट को परफॉर्म करें। उससे पहले हम अपनी इंडिपेंडेंस देख रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइंट, आर वी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्लाइंट और नो। उसके बाद हम इंगेजमेंट लेटर में डिफरेंट टर्म्स एग्री करते हैं क्लाइंट के साथ, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनिशियल मटीरियलिटी कंप्यूट करते हैं। अब इन सब पे हम प्रैक्टिकली वर्क परफॉर्म करेंगे। सेकंड स्टेप में मैंने बताया था कि हम रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग स्टेज में हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं, क्लाइंट का ग्रुप स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि पेरेंट कौन है, सब्सिडरी कौन है, एसोसिएट कौन है। उसके बाद क्लाइंट के डिफरेंट बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें सेल प्रोसेस है, परचेज प्रोसेस हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद कंट्रोल्स की टेस्टिंग। उसके बाद प्रिलिमिनरी एनालिटिकल हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद एक दफ़ा हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम रिस्क को एड्रेस करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, जिसको हम कहेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, और उन पे हम डिफरेंट वर्क पेपर्स डिज़ाइन कर रहे होंगे। उसके बाद एज आई ऑल्सो मेंशन कि हम जेई टेस्टिंग, जेई कंप्लीटनेस, ये क्या होता है इस पे हम बाद में बात करेंगे। और अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद आखिर में हम कंप्लीशन स्टेज में ये देखेंगे कि जितना भी हमने वर्क परफॉर्म किया है उस पे हम अल्टीमेटली एक ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे होंगे क्लाइंट को। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, उसके अलावा हम बोर्ड को कम्युनिकेशन जो करेंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, अगर हम मैनेजमेंट को कोई बात कम्युनिकेट करेंगे तो मैनेजमेंट लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, उसके अलावा रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं। सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम अपने प्रैक्टिकल ऑडिट सिमुलेशन कोर्स में कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा ये डिफरेंट लाइन आइटम मैंने लिखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। हर एक लाइन आइटम को वेरीफाई करने के लिए हम वर्क पेपर किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। अच्छा, आई वुड सजेस्ट, मुक़द्दस नाम है ना मिस आपका? आपका नाम फातिमा। आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट क्लास से जो है ना, अगर आप अपने साथ लैपटॉप ले आएँ, ठीक है ना। आज भी जो मेरा क्लास होगा वो बहुत प्रैक्टिकल होगा, तो जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैं जो टास्क परफॉर्म कर रहा हूँगा, आपने ये क्लास लाजमी आज घर जाके लेनी है, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह एक्सेल में मैं शॉर्टकट्स वगैरह बता रहा हूँगा, आपने भी एज इट इज़ उस तरह परफॉर्म करने हैं, ठीक है। आवाज आ रही? सो आई होप आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी। हाँ जी, इन क्लियर है केस आपकी बात सर। कहीं पे आवाज़ कट हो जाती है तो काइंडली आप ग्रुप में मैसेज करें या यहाँ पे भी मुझे कम्युनिकेट कर लें ताकि मुझे पता चलें, सो दैट आई कैन टेक पॉज एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अच्छा जी सर, आई होप आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है, राइट? और मिस फातिमा आपका भी है, ऐसा है? अच्छा जी, ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं। हमारे पास कितने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, नंबर 3 जी एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, और एक रह गया उसका नाम क्या है? इक्विटी है, ठीक है। अच्छा,
अब अकाउंट्स के बाद हमारे पास हर एक अकाउंट के सब अकाउंट्स भी आते हैं, एग्री। फॉर एग्जांपल एसेट्स में हमारे पास एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स एंड नंबर 2 करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स एंड नंबर 2 करंट एसेट्स। उसके बाद लाइबिलिटी में भी हमारे पास कितने टाइप्स की लाइबिलिटीज आती है? 2। नंबर 1 नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस, इनकम एंड इक्विटी एज इट इज आ जाती हैं। अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं या कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो हमें ये भी पता है कि नॉन करंट एसेट्स जो हैं ये कौन से कंपोनेंट में हम प्रेजेंट करते हैं? SOFP में यानी बैलेंस शीट में हम प्रेजेंट करते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी PNL में? बैलेंस शीट में। तो मैं कह सकता हूं कि SOFP में हम नॉन करंट एसेट्स प्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? करंट एसेट्स हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं? अच्छा जी। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज SOFP में करंट लाइबिलिटीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब हम जब फाइनेंशियल्स बनाते हैं तो उसके 5 डिफरेंट रिपोर्ट्स हम बनाते हैं। रिपोर्ट्स मैं कह सकता हूँ, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं जो ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, या जो यूज़र्स होते हैं, यूज़र से मुराद वो लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनर्स क्या करते हैं? उन्होंने बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। उन्होंने क्या देखना होता है कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर मैं कल बैंक से लोन लेने जाता हूँ तो बैंक सबसे पहले मुझे क्या कहेगा कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे दिखाओ। तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो ये देख ले कि ये जो मिस्टर अब्दाल मुझसे लोन मांग रहा है क्या उसकी एबिलिटी टू रीपे द लोन है भी या नहीं। ठीक है। सो फिलहाल फॉर योर लेवल मैं कहूँगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम 3 चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। व्हाट कंपनी ओन्स, व्हाट कंपनी ओज, एंड नंबर 3 द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, जिसको हम कहेंगे कैपिटल। तो ये 3 एलिमेंट्स हम कौन से कंपोनेंट में हम प्रेजेंट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे वो हम कहाँ प्रेजेंट करेंगे? SOCI। SOCI स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यस। सर आप बोल नहीं रही हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ तक क्लियर है? यस। जी अच्छा जी, मैं बताता हूँ। ओन अंग्रेजी का वर्ड है कि मेरे असासे कितने हैं। ओन कंपनी की कौन कौन सी जगह पे हैं। ओनरशिप में फॉर एग्जांपल एसेट्स आते हैं, जितनी भी एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? वो एसेट्स जो कंपनी परचेज करती है विद द इंटेंशन ऑफ यूज़। फिक्स्ड एसेट्स की मैं फिलहाल बात करूँ। इंटेंजिबल्स अगर है, ठीक है। इसी तरह करंट एसेट्स भी मेरे पास कैश है, बैंक है, स्टॉक है। तो कंपनी की ओनरशिप में जितनी भी असासे हैं, ओन्स, ओनरशिप, तो उसमें हम ओनरशिप ऑब्वियसली हमारी होगी एसेट्स की। और ओज का मतलब क्या है कि मेरे ऊपर कर्ज कितना है, मेरे ऊपर बोझ कितना है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी कितनी है। और लाइबिलिटी के लिए हम अंग्रेजी का एक वर्ड यूज़ करते हैं ओज, OWES। एंड थर्डली हम क्या कहेंगे
कि ओनर की इन्वेस्टमेंट कंपनी में कितनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी क्या है, वो अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो इक्विटी है वो भी एक किस्म की लाइबिलिटी है, बट पेबल टूवर्ड्स ओनर। लाइबिलिटी क्या है, हमारे ऊपर, बिजनेस कंपनी के ऊपर एक बोझ है, लेकिन अल्टीमेटली एक बिजनेस जब क्लोज होगा, फॉर एग्जांपल आईसीटी बिजनेस स्कूल आज क्लोज आउट हो जाता है, तो अगर मैं इसके असासे पूरे बेच दूं तो अल्टीमेटली जो पैसे मेरे पास आएंगे वो मैंने किसको देने हैं। अगर मैं अपने लाइबिलिटी सबसे पहले साइड पे रीपे कर लूं तो अल्टीमेटली जो मैंने अमाउंट रीपे करनी है आखिर में वो किसको करनी है, ओनर्स को। अच्छा जी, अच्छा, अब ग्रुप में मैंने एक सवाल भेजा था सबके लिए। मैं आपको बताऊंगा अभी अभी। प्लीज़ म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स। एक मिनट अच्छा, जितना भी ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू क्वांटिटी वो सब यहाँ पे जनरल। ये कब से ऑफ हुआ है? कब? अभी? अच्छा, अच्छा जी, डेट, फिर मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, फिर मैं लिखता हूँ अकाउंट, फिर मैं लिखता हूँ डेबिट, फिर मैं लिखता हूँ क्रेडिट। ठीक है, एक्सेल कभी यूज़ किया है फातिमा आपने? अच्छा, गुड। अगर मैं यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहूँ तो एक शॉर्टकट है कंट्रोल टी। यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है क्रिएट टेबल, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि माय टेबल हैज़ हेडर, मतलब इसका हेडिंग डी है, और मैं ओके पे प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक टेबल क्रिएट होगा। अब स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे कि जितनी भी मेरे पास एक बिज़नेस के डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी डबल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे। आपने मेरी हेल्प भी करनी है। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है कि बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद 3 मिलियन कैश ऑन 1 जुलाई 2025। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि 1 जुलाई 2025 को क्या हुआ। मैं एज इट इज़ ये डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ। क्या किया है, ओनर ने फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी में या किसी भी जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। को जब भी ओनर बिजनेस में कोई चीज़ अमाउंट इन्वेस्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो एक साइड पे ओनर का सरमाया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरी साइड पर बिजनेस के पास कैश भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि एक साइड पर, अच्छा अब ये मैंने इधर क्या लिखे हैं कि मेरे बिजनेस के हर एक बिजनेस में ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, और फिर ये भी पॉसिबल है कि हर एसेट का अपना एक क्लास हो। एक एसेट तो पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि हर एक एलिमेंट की जितनी भी फर्दर इंडिविजुअल अकाउंट्स होंगे वो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मैं आपके सामने बारी बारी लिखता जाऊँगा। ठीक है, अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ट्रांजैक्शन में मेरे पास एक
एसेट अकाउंट क्रिएट हो रहा है जिसका नाम क्या है, कैश। यस, इंडिविजुअल अकाउंट क्या है, कैश। और दूसरी साइड पर मेरे पास इक्विटी या कैपिटल भी हिट हो रहा है, तो मैं कह लेता हूं कि इधर इक्विटी भी इस डबल एंट्री में क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, उसको हिट जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ इस कॉलम डी रो 3 में। लिस्ट मैं किस तरह बनाऊंगा, एक और मैसेज आया है, एक मिनट। Where have you studied the file? This is not available in the batch group. Kindly share first. Okay. सादिया रईस, मैं आपके साथ जो है ना ये फ़ाइल शेयर कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जो ऑडिट सिमुलेशन का डेमो ग्रुप है ना उसमें मैंने शेयर किया है, बट स्टिल मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये अच्छा जी, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक लिस्ट, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेटा पे जाऊँगा, ठीक है। डेटा के बाद ये आप देख रहे हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कह रहा है कि आपको क्या चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक लिस्ट चाहिए। लिस्ट के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आप सोर्स एरिया डिफ़ाइन करो जिसकी बेस पर मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दे दूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इस कॉलम में जो भी डेटा मैं मेंशन करूंगा उसका आपने मुझे एक ड्रॉप डाउन दे देना है, ठीक है। ये मैं रिपीट भी कर लूँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा आपके सवालात मैं इंशाल्लाह आखिर में एड्रेस कर लूँगा। फ़िलहाल इन केस आपको सवाल आवाज़ नहीं आ रही तो आप मुझे कह सकते हैं, या आप अपना मैसेज जो है ना टाइप कर सकते हैं। ये शाओमी की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जिस तरह ये ड्रॉप डाउन आइकन पे प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 2 आइटम्स नज़र आ रहे हैं, एक कैश है, दूसरा इक्विटी है। इस एंट्री में कैश क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। कितनी अमाउंट से, 3 मिलियन से। अच्छा जी, अगर मैं होम पे जाऊं और ये आइकन में प्रेस करूं, ये कॉमा, तो ये मुझे डेसिमल प्लेसेस 3 ज़ीरोज़ के बाद एक कॉमा दे देगा मेरी आसानी के लिए, ठीक है। अच्छा जी, और 1 जनवरी को और क्या हुआ था, अगर कैश मेरे पास क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, तो क्रेडिट क्या हुआ था, क्रेडिट जी हाँ, यस यस, गुड, ठीक हो गया। नंबर 1 ट्रांजैक्शन क्लियर। जब भी बिजनेस ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो एक साइड पर कैश बढ़ेगा, दूसरी साइड पर कैपिटल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कैश डेबिट हो गया एंड इक्विटी। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, डिपॉजिटेड 500,000 इन बैंक ऑन 2 जुलाई। तो मैं इधर लिख लेता हूं कि 2 जुलाई पर क्या हुआ, जो 3 मिलियन कैश इन्वेस्ट किया था ओनर ने, उसमें से 5 लाख उसने क्या किया, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया। तो हमारे पास एक और एसेट क्रिएट हो गया है। एसेट इंडिविजुअल अकाउंट कौन सा है एसेट्स में, बैंक। तो इधर मैं लिख लेता हूं बैंक। अच्छा जी, इधर ड्रॉप डाउन में वो आ जाएगा मेरे पास। तो मैं बैंक क्या करूंगा, डेबिट करूंगा या क्रेडिट, डेबिट। बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं और कैश मेरे पास कम हो रहा है। यस, तो कैश की कमी मैं रिकॉर्ड करूंगा क्रेडिट साइड पे, और एक एसेट जब बढ़ेगा यानी बैंक जब बढ़ेगा तो उसकी इंक्रीज मैं रिकॉर्ड करूंगा डेबिट साइड पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक को मैं डेबिट कर रहा हूँ 500,000 से और कैश में क्रेडिट कर रहा हूँ। इज दिस एंट्री क्लियर। हम क्या कर रहे हैं, बारी बारी जितनी भी
ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जर्नल की फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं। नंबर 3 ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है कि इन्वेंट्री परचेज हुई है एट 50,000 अमाउंट से, और किससे परचेजिंग की है हमने? अल्फा लिमिटेड से। और क्या हमने कैश दिया है उसको? नहीं, On हमने credit. क्रेडिट पर परचेजिंग बढ़ गया। की है। रिसीवेबल नहीं। अच्छा, तो मैं इधर 5 जुलाई को क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा? 5 जुलाई को मैं कहता हूं कि इन्वेंट्री मैंने परचेज की है एट 50,000, तो मेरे पास इन्वेंट्री बैलेंस बढ़ेगा। और Debit दूसरी साइड पर मैं उसी टाइम उसको कैश दे रहा हूं। नहीं, मैं उससे कह रहा हूं कि मैं फ्यूचर में आपको कैश दूंगा, यानी मेरे ऊपर एक उधार पेएबल, एक लाइबिलिटी अराइज हो रही है। तो मैं क्या कहूँगा कि एक साइड पर मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही है और दूसरी साइड पर मेरे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। कितनी अमाउंट से मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड करूँगा? एट 50,000 से। लेकिन उससे पहले हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या कर लेते हैं कि एक और एसेट, इन्वेंट्री नामी एसेट्स भी हम इंडिविजुअल अकाउंट का पार्ट बना लेते हैं। और दूसरी साइड पर क्रेडिटर, जिसका नाम क्या था? अल्फा लिमिटेड। ठीक है, तो अगर आप ये ड्रॉप डाउन देख ले तो मेरे पास इन्वेंट्री भी आ गई और दूसरी साइड पर क्रेडिटर अल्फा लिमिटेड भी आ गया। कितनी अमाउंट से? 850,000 से। क्लियर? 3 ट्रांजैक्शन क्लियर है? ओके, ये भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। 4th नंबर ट्रांजैक्शन क्या है कि हम इस दफ़ा इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं बीटा लिमिटेड से। और इसके साथ अगर मैंने कुछ नहीं लिखा या मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर लेता हूं ऑन कैश, यानी हमने इन्वेंट्री परचेज की है इस दफ़ा कैश पे। कितने अमाउंट से? 700,000 से। डेबिट, कैश क्रेडिट। और डेट क्या है? 7 जुलाई। 7 जुलाई। अच्छा जी, इस दफ़ा हमारे पास क्या होगा? इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और कैश कम हो जाएगा। तो इन्वेंट्री जब भी बढ़ेगी तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगी, और कैश अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर? सिंपल है। 4th नंबर ट्रांजैक्शन में क्या है कि इस दफ़ा मैं इन्वेंट्री सेल कर रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं ये थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आए। और मैं उधार पर सेल कर रहा हूँ किसको? मिस्टर अली को। अच्छा जी, तो जब भी मैं उधार पर किसी को सामान सेल करूँगा तो एक साइड पर तो मेरे इनकम बढ़ जाएंगी, सेल्स बढ़ जाएंगे। दूसरी साइड पर वो बंदा जो मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा, वो मेरे लिए क्या है? डेटर्स। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले अपना चार्ट ऑफ अकाउंट अपडेट कर लेता हूँ कि मेरे पास इंडिविजुअल अकाउंट में एक और बंदा आ गया है, डेटर मिस्टर अली, और दूसरा सेल्स। मैं क्या कहता हूँ कि जब भी मैं सेल्स रिकॉर्ड करूँगा, ये लैपटॉप ओपन कहाँ से होता है? हाँ, सिर्फ बटन मुझे दिखाओ। ठीक है, अच्छा, हमारे पास 2 सवालात आए हैं। तूबा, to understand general entities if they first know the rule of all 5 types of account, that on what side debit or credit they increase and on what side
यस तूबा, यू आर वेरी राइट। इसके लिए एक शॉर्टकट है। तूबा कह रही है कि जस्ट इन केस अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता डेबिट और क्रेडिट का रूल, तो एटलीस्ट उनको वो बताएं। उसके लिए एक शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या लिखा है, डेड और क्लिक। इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट साइड पर हमारे पास एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स। जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, जब भी एसेट्स इंक्रीज होंगे और जब भी मेरे पास ड्राइंग्स इंक्रीज होंगे तो उनको मैं रिकॉर्ड करूँगा डेबिट साइड पे, यानी डेबिट साइड पर मैं इंक्रीज रिकॉर्ड करूँगा। और जब भी इन तीन एलिमेंट्स में कमी आएगी, यानी ये डिक्रीज होंगे, तो उनको मैं रिकॉर्ड करूँगा क्रेडिट साइड पे। क्लियर? इसी तरह मैंने क्या लिखा है, CLIC, यानी मैं क्रेडिट साइड पर पहले तो लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल जब भी इंक्रीज होंगे तो मैं क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करूँगा, और जब भी इन तीन एलिमेंट्स में कमी आएगी तो मैं किस साइड पर रिकॉर्ड करूँगा, डेबिट साइड पर। ठीक है तूबा? सो ये एक सिंपल रूल है, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने कल ग्रुप में पूछा भी था कि आप में से कितने लोगों का फाइनेंस बैकग्राउंड है। सो 100% का ये कहना था कि हमारा फाइनेंस बैकग्राउंड है, इसलिए मैं बहुत बेसिक लेवल पर नहीं गया, बट स्टिल ये एक सिंपल रूल है। डेड क्लिक, DEAD, यानी डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड ड्राइंग्स जब भी इंक्रीज होंगे, और CLIC यानी लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल, इन तीनों एलिमेंट्स का इंक्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर, और इन तीन एलिमेंट्स में जब कमी आएगी उनको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। ठीक है? अच्छा मैंने इधर एक चेंज कर लिया है। जो मैं पहले मेंशन कर रहा था कि बीटा लिमिटेड से जो 7 जुलाई को मैंने स्टॉक परचेज़ किया है वो मैंने कैश पे किया है। फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ कि नहीं, बीटा लिमिटेड से भी मैंने स्टॉक उधार पर परचेज़ किया है, तो उस केस में भी हमारे पास एक साइड पर इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो जाएगी और दूसरी साइड पर हमारे क्रेडिटर, कौन से क्रेडिटर, बीटा लिमिटेड, इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है? यहाँ पे मैं एक अपडेट कर रहा हूँ, कैश की बजाय हमें बीटा लिमिटेड मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद 7 जुलाई के बाद क्या एंट्री हो रही है? 5 जुलाई को मैं स्टॉक सेल कर रहा हूँ 900,000 पे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जब भी मैं किसी को उधार पे कोई चीज़ सेल करूँगा तो सामने वाले बंदे को मैं कहूँगा कि वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए डेटर है। डेटर वो बंदा जिसने मुझे प्रॉमिस किया है टू पे मी इन फ्यूचर फॉर द सेल्स विच आई एम मेकिंग हिम टुडे, फॉर द गुड विच आई एम सेलिंग हिम टुडे। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 10 जुलाई, एक मिनट, 10 जुलाई मैंने लिख दिया। और मैंने क्या कहा कि डेटर्स, सबसे पहले मैंने मेरे ख्याल से अपडेट कर लिया है अपना चार्ट ऑफ अकाउंट। डेटर मिस्टर एली डेबिट हो जाएगा और मेरे पास सेल्स क्रेडिट हो जाएंगे। कितनी अमाउंट से? 900,000 से। और आपने अपने अकाउंटिंग में ये भी पढ़ा होगा कि अगर मैं कोई चीज़ सेल कर लेता हूँ तो मेरे पास स्टॉक कम हो जाएगा। इन्वेंट्री मेरे लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि उससे मैंने फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है जब मैं उसको सेल करूँगा। 10 रुपए की चीज़ मेरे पास अभी अगर है, ये रिपोर्ट अगर मेरे पास है, मैं इन रिमोट्स का कारोबार करता हूँ, तो ये मेरे स्टॉक का अगर पार्ट है। इफ़ दिस इज़ अनसोल्ड तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। और जिस दिन मैं इस रिमोट को सेल करूँगा तो उस दिन मैं इसको इन्वेंट्री से निकाल कर अपने कॉस्ट का पार्ट बनाऊँगा। ठीक है? तो जब भी मैं इन्वेंट्री सेल करूँगा, एक साइड पर मैं डेटर्स रिकॉर्ड करूंगा और सेल्स भी रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उसके साथ जो इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी उसको मैं इन्वेंट्री से निकाल कर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में
ट्रांसफ़र करूँगा। ये हमारा अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल। वो ये कहता है कि जिस पीरियड में आप सेल्स रिकॉर्ड करते हो उस पीरियड में आपने सेल से रिलेटेड कॉस्ट भी रिकॉर्ड करनी है। अच्छा जी, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दूसरी साइड पर तो मैं इन्वेंट्री क्रेडिट कर दूँगा और एक और इंडिविजुअल अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर लेता हूँ। कितने अमाउंट से? 600,000 से। मैंने मेंशन भी किया है कि मैंने स्टॉक सेल किया है 9 लाख का और उस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी? 6 लाख। तो सबसे पहले जी एग्जैक्टली हाँ जी नहीं, इन्वेंट्री में जब परचेज़ करता हूँ तो मैं उस अमाउंट से रिकॉर्ड करता हूँ जो मैंने सामने वाले बंदे को पैसे दिए होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? फॉर एग्जांपल ये रिमोट मैंने परचेज़ कर दिया 10 रुपीज़ का, तो ये मेरे स्टॉक में 10 रुपीज़ पे पड़ा होगा। जब मैं इसको सेल करूँगा तो मैं मेरे बुक्स में इसकी जो कॉस्ट पड़ी होगी उस कॉस्ट पे मैं इसको रिड्यूस करूँगा। मतलब 10 की चीज़ मैं 12 से रिड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए सेल प्राइस तो वो प्राइस है जो मुझे कस्टमर दे रहा है और परचेज प्राइस वो प्राइस थी जो मैंने दिया था अपने सप्लायर को। तो इसलिए जब भी सेल्स ट्रांजैक्शन होती हैं तो मैं इस तरह समझाता हूँ कि एक ट्रांजैक्शन है जिसके डुअल इफेक्ट नहीं है, आसानी के लिए उसके 4 इफेक्ट्स हैं। वो किस तरह कि सबसे पहले आप देख ले, ये जो एक इफेक्ट ये है कि सबसे पहले मेरे पास डेटर्स एंड सेल्स आ जाएंगे और दूसरी साइड पर जो मेरे किताबों में इन्वेंट्री पड़ी थी 6 लाख की, अब मैं 6 लाख से अपनी इन्वेंट्री कम करूंगा और अल्टीमेटली जब मैंने इन्वेंट्री सेल आउट कर दी है तो अब मैंने फ्यूचर में उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाना, तो अब मैंने उससे अपने एसेट्स में से कम कर लेना है और उसकी जो कॉस्ट है वो अब मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सेल्स की नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें जाके ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये इंशाल्लाह जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अच्छा जी जी ये मेरा प्रॉफिट है इस तरह भी हम आते हैं तो डिफरेंस हमें वही है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है जी। और जब हम अगर इस जब मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह आप कह रहे हो मुझे बताएं ताकि हम उस पे भी हम नेट इफेक्ट तो वही होगा। आप किस तरह कह रहे हो मुझे बताएं। मेरे हिसाब से ये मे बी रॉन्ग, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाँ राइट, सेल हो जाएगा और इन्वेंटरी और क्रेडिटर्स जो है जो डेटर्स हाँ सर्टेन डेटर्स इससे हो जाएगा कि हमने उससे 900,000 का दे दें, कॉस्ट ऑफ माई इन्वेंटरी की 600,000 और जो डिफरेंस में रेवेन्यू या इतना व्हाटएवर वो 300,000 यस इसलिए हमारी जो जब हम डेटर भी देंगे वहाँ पर आ जाएगा हमारे 900,000 और इधर हमारे दोनों कंपोनेंट जो इनकम के भी हैं और कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी भी जी जी वो भी डेबिट साइड पे आएगा और एट द एंड ऑफ द डे जो मैचिंग उसको मैच करते हुए हमारा ट्रैक बैलेंस भी इक्वल हो जाएगा। Am I right or wrong? यू आर राइट अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन कुछ अकाउंटिंग के अपने उसूल हैं, कुछ रूल्स हैं। इस पे क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, ये ट्रांजैक्शन सॉल्व हो गई।
क्लियर। 6 नंबर ट्रांजैक्शन क्या है कि इस दफ़ा हमने इन्वेंट्री सेल आउट की है बट हमने कैश पे की है, और इस दफ़ा इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी, 7 लाख थी, और सेल प्राइस कितनी थी, 1 मिलियन। ठीक है, और डेट कौन सा है, ये है 12 जुलाई। इधर मैं लिख लेता हूँ 12 जुलाई। अच्छा, अब फातिमा आप मुझे बताएं क्या एंट्री होगी। ठीक है, कितनी अमाउंट से, 1 मिलियन से डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या होगा, नहीं, सेल सेल सेल्स। सेल होगा ठीक सर, है, सेल। सेल्स। 2 ट्रांजैक्शंस होंगी जब भी मैं कोई चीज़ सेल करूंगा। सबसे पहले मेरे पास कैश बढ़ जाएगा और दूसरी साइड पर मेरे इनकम भी बढ़ जाएंगे। एक ट्रांजैक्शन तो ये हो गई। दूसरी साइड पर मैं क्या करूंगा, जब भी मैं कोई चीज़ सेल करूंगा तो मेरे पास जो स्टॉक है या जो मेरी इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगी, और जितने अमाउंट से मैं इन्वेंट्री कम करूंगा उसकी कॉस्ट मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो इस दफ़ा मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, बढ़ा दूँगा, और इन्वेंट्री कम कर दूँगा। कितने अमाउंट से, 700,000 से। अगर किसी को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इंशाल्लाह मैं क्लास के बाद जो है ना हेल्प आउट कर लूँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। आर यू विद मी अप टिल हेयर। 12 जुलाई तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, अब 7 नंबर ट्रांजैक्शन क्या है, एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस 18 जुलाई को, और पेमेंट हुई है कैश में। कैश क्रेडिट, एक्सपेंसिव और डेबिट, कैश उसके क्रेडिट। बाद 18 जुलाई को हमने कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। सबसे पहले 16 जुलाई की एंट्री और उसके बाद कैश क्रेडिट। 18 जुलाई की एंट्री। अच्छा जी, ऑफिस एक्सपेंसेस नाम ही लिखा है कि ये क्या हो रहे हैं, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, और अगर मैंने कैश में पेमेंट किए हैं तो मेरे पास कैश कम हो जाएगा। तो मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले एक और अकाउंट ओपन कर लेता हूँ ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से, और कैश अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। अच्छा जी, तो मैं ऑफिस एक्सपेंसेस क्या करूँगा, डेबिट एंड कैश क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 45,000 से, राइट। उसके बाद एक और अकाउंट मैं ओपन कर लेता हूँ, किस नाम से, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस के नाम से, और जर्नल एंट्री में क्या रिकॉर्ड करूँगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस डेबिट या क्रेडिट, इंक्रीज हो रहे हैं ना, और अगर मैं सामने वाले बंदे को कैश दे रहा हूँ तो कैश मेरे पास कम हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 70,000 से, राइट। तो हमने बार 7 और 8 ट्रांजैक्शन भी सॉल्व कर लिए। उसके बाद 9 नंबर ट्रांजैक्शन में मैं क्या परचेज कर रहा हूँ, बिल्डिंग, सिर्फ 4.5 लाख। पता नहीं कौन से मुल्क में रह रहा है, 4.5 लाख की इसको बिल्डिंग मिल रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, हमारे पास तारीख़ कौन सी है, ये 22 जुलाई। तो मैं सबसे पहले 22 जुलाई को एंट्री रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बिल्डिंग परचेज ऑफ 450,000, और इस दफ़ा हमने पेमेंट की है बैंक के थ्रू। तो सबसे पहले मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे एक और अकाउंट ऐड कर लेता हूँ बिल्डिंग के नाम से। तो मेरे पास यहाँ पे भी बिल्डिंग इंशाल्लाह आ जाएगा, आ गया। और दूसरी साइड पर जब भी मैं पेमेंट करूँगा बैंक के थ्रू तो मेरे पास बैंक कम हो जाएगा। अच्छा जी, कितनी अमाउंट से मैं बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ, 450,000 से। अच्छा, उसके बाद कौन सी ट्रांजैक्शन है मेरी, इस दफ़ा मैं सैलरी पे कर रहा हूँ 27 जुलाई को, और उसके बाद 28 जुलाई को मैं रेंट पे कर रहा हूँ।
सैलरी मैंने पे कर दी है कितने अमाउंट से। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में का एक अकाउंट ऐड कर दूंगा। जब मैंने ऐड कर दिया तो इधर भी सैलरी का अकाउंट मेरे पास आ जाएगा। और दूसरी साइड पर क्या क्रेडिट होगा, बैंक। कितने अमाउंट से, 2,10,000 से। इसकी तारीख़ मेरे ख़्याल से मैंने गलत लिखी है, ये हुई है 27 जुलाई को, और ये भी 27 जुलाई को हुई है। ठीक है, अच्छा जी। 27 जुलाई के बाद जो एंट्री है कौन से दिन को है, 28 जुलाई को, ऐसा है। इस दफ़ा मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ। कितने अमाउंट से, 1,60,000 के अमाउंट से। और तारीख़ कौन सी है, 28 जुलाई। अच्छा जी, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आके एक रेंट के नाम से, रेंट एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट ओपन कर लूँगा, रेंट एक्सपेंस। और दूसरी साइड पर अगर मैं बैंक क्रेडिट कर दूँगा, कितने अमाउंट से, 160,000 से। क्लियर। आखिर में एक और भी मैं काम कर लेता हूँ, मैं फ़िलहाल इधर लिख लेता हूँ, इधर एंट्रीज़ में, कि एक और भी ट्रांजैक्शन मैं करूँगा कि मैं टैक्स एक्सपेंस अपनी किताबों में रिकॉर्ड करूँगा @ 29%। ठीक है, तो इधर मैं फ़िलहाल रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इवन दो अभी तक मेरे पास प्रॉफिट की फ़िगर नहीं है। वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे 29% टैक्स भी अप्लाई कर देंगे। और ये एंट्री मैं रिकॉर्ड करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई के आखिरी वाले दिन, 31 जुलाई को। ठीक है, तो इस एंट्री के बाद क्या होगा, टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और फ़िलहाल मैं सिर्फ पे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक एक्रूअल लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो टैक्स पेएबल में मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा एंड टैक्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। फ़िलहाल अमाउंट मुझे नहीं पता। अगर इस लेवल पर मैं क्या करूं, अपने डेबिट्स और क्रेडिट्स को कंपेयर करूं, तो दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी तक मैंने डबल एंट्रीज़ में कोई गड़बड़ नहीं की। जर्नल एंट्रीज़ तक आप मेरे साथ हैं, बोर तो नहीं हुए। अब इसके बाद ही गेम बनेगा। ये तो बच्चों वाला काम था, डबल एंट्रीज़ रिकॉर्ड करना। डबल एंट्रीज़ हमने जर्नल एंट्रीज़ रिकॉर्ड की, इसके बाद मैंने क्या बताया था, हम क्या करेंगे, लेजर्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इधर रिकॉर्ड शीट इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ, इसको मैं क्या कहूँगा, लेजर्स। ठीक है, आपने कभी पिवट यूज़ किया है, पिवट यूज़ किया है, पिवट टेबल मैं आपको अभी सिखाऊंगा। अगर मैं ये पूरा टेबल सेलेक्ट करूं, ठीक है, और फिर मैं क्या करूं, Alt N और V, ये पिवट टेबल आप यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। मैं क्या करूंगा कि मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और पिवट टेबल पर क्लिक करूंगा, और इसका शॉर्टकट क्या है, Alt N V, और एंटर में प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब पिवट टेबल क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, Alt N V, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जनरल एंट्री से
मैं अपने लिए डेटा सॉर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, लेजर्स। अब देखे सिर्फ आप, लेजर्स पे मैं आ गया, बल्कि इधर आ गया। अच्छा, मैं क्या करूँगा, ये डेट आपको नज़र आ रहा है, मैं ये सेलेक्ट करके इधर रोज़ में ले आता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स में सेलेक्ट करके इधर ले आऊँगा। ठीक है, मैं जो करने जा रहा हूँ, जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा इंशाल्लाह आपको क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगा। सबसे पहले मैंने डेट कॉलम अपने पिवट टेबल में रोज़ में डाल दिया, उसके बाद मैंने अकाउंट्स डाल दिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये डेबिट जो है ये मैं वैल्यूज़ में ले आऊँगा, और जो क्रेडिट्स हैं वो मैं डेबिट्स के साथ इंसर्ट कर लूँगा। अकाउंट मैंने रोज़ में डेट के नीचे, मतलब रोज़ में मैंने डेट डाल दिया। ठीक है, और डेट के बाद मैंने डाला कि मेरे पास रोज़ में अकाउंट भी आना चाहिए, और फिर फर्स्ट कॉलम में मैंने सारे डेबिट्स डाले और कॉलम सी में मैंने सारे क्रेडिट्स डाल दिए। लेकिन अब ये एक चीज़ कर रहा है कि ये हर जगह पे सम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 लाख भी सम किया है, ये 3 लाख भी सम किया है, तो मैं पिवट टेबल में जाके इसको कहता हूँ कि आप एक काम करो, जहाँ पे आपने सब टोटल्स शो किए हैं, आप एक काम करो, डू नॉट शो सब टोटल। तो सारे सब टोटल्स गायब हो गए। ये कहाँ पे मैं जा रहा हूँ कि ऊपर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, वहाँ पे डिज़ाइन में मैं फिर से जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो रिपोर्ट की लेआउट है ये मुझे एक टेबुलर फॉर्म में चाहिए। ठीक है, और थर्ड भी मैं एक चीज़ कर लेता हूँ कि जिस तरह यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में ये डेट में 2 दफ़ा लिख रहा था, इधर वो क्या कर रहा है कि एक के सामने मेंशन कर रहा है और एक को एम्प्टी शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन में मैं आता हूँ, रिपोर्ट लेआउट में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। एक दफ़ा मैं फिर से कंट्रोल जी कर लेता हूँ, आपके लिए मैं रिपीट करता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ऑल्ट एन वी, ये जो पिवट टेबल है इसमें मैं एंटर करूँगा, तो मेरे पास एक पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, पिवट टेबल क्रिएट होने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो डेट हैं वो रोज़ में ले आऊँगा, और उसके बाद जो अकाउंट हैं वो डेट की नीचे ले आऊँगा, और उसके बाद सारे डेबिट्स वैल्यूज़ में, और उसके बाद सारे क्रेडिट्स वैल्यू में। फिर मैं जाऊँगा डिज़ाइन में, डिज़ाइन में सबसे पहले जो सब टोटल्स आ रहे हैं उनको मैं रिमूव कर दूँगा। उसके बाद मैं रिपोर्ट लेआउट कहूँगा कि ये टेबुलर रिपोर्ट फॉर्म में मुझे शो करो, और जो आइटम्स लेबल हैं मैं चाहता हूँ कि वो रिपीट हो जाए, तो मैं क्या कहूँगा, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। क्लियर? अब मैं बनाने क्या जा रहा हूँ, जनरल लेजर। ठीक है, एक और भी चीज़ मैं कर लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इधर मैं एक कॉलम अटैच करूँ जिसमें मेरे पास बैलेंस आए, कि मतलब टोटल डेबिट्स कितने हैं, डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स मैं चाहता हूँ। ठीक है, क्यों चाहता हूँ वो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन पे जाता हूँ, पेज लेआउट पे जाता हूँ, इधर ये आपको नज़र आ रहा है फील्ड आइटम एंड सेट्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेट फील्ड, इधर मैं लिखता हूँ कि मुझे बैलेंस चाहिए, और फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा, मैं कहूँगा कि मुझे टोटल डेबिट्स माइनस टोटल क्रेडिट्स चाहिए, ताकि मेरे पास एक रनिंग बैलेंस आ जाए। टोटल डेबिट्स माइनस टोटल क्रेडिट्स इज इक्वल टू 300
3 मिलियन पॉजिटिव और 3 मिलियन नेगेटिव, और ये एंड पे अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये पिवट टेबल एनालाइज आपको नज़र आ रहा है, इस पे अगर मैं ये इंसर्ट स्लाइसर कर लूँ, हम अपने कहानी के आखिरी मराहिल में पहुंचने वाले, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैंने इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर दिया और मैंने अकाउंट्स पे क्लिक कर दिया और मैंने ओके प्रेस कर दिया, तो मेरे पास जितनी भी अकाउंट्स थे जिस पे मैं क्लिक करूँगा उसका जीएल मेरे सामने शो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक है, उसमें मुझे सारी मूवमेंट शो हो रही है कि बैंक में मेरे पास आए कितने 5 लाख, गए कितने 4,50,000, 2,10,000, 1,60,000। ठीक है, अब इसमें मैं एक चेंज कर लूँगा, जो डेटा में थोड़ा चेंज कर ले हूँ क्योंकि मेरा बैलेंस अल्टीमेटली वो नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने जो एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं ऊपर, उसमें मैं स्लाइड को चेंजेस कर लेता हूँ ताकि हमारा बैलेंस नेगेटिव ना हो। ठीक है, अच्छा जी, एक चेंज मैं कर लेता हूँ। जो मैंने एंट्रीज रिकॉर्ड की थी उसमें मैंने सेकंड नंबर एंट्री में मैंने क्या कहा था कि मैंने डिपॉजिट किया है 5 लाख बैंक अकाउंट में। मैं फ़िलहाल कह लेता हूँ कि मैंने 5 लाख नहीं 1.5 मिलियन डिपॉजिट किया है आउट ऑफ 3 मिलियन। ठीक है, तो इसके बाद जब मैं ये अपडेट करूँगा और मैं लेजर पे आ जाऊँगा, और लेजर में क्या करूँगा, अगर मैं इसमें राइट क्लिक और रिफ्रेश एंटर करूँगा और अब जाके मैं क्या करूँगा, पिवट टेबल एनालाइज में स्लाइसर इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करूँगा और अकाउंट्स पर मैं क्लिक करूँगा एंड ओके। तो अभी जब आप देखेंगे इंशाल्लाह तो आपको बैंक पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम बिल्डिंग देखें तो एक ही दफ़ा हमने बिल्डिंग परचेज़ किया था 450,000, कैश आप देख लें 3 मिलियन, अभी अपडेट हो जाएगा, 3 मिलियन ओनर ने इन्वेस्ट किया था, जिसमें से 1.5 मिलियन बैंक में हमने डिपॉजिट किया था। उसके बाद 1 मिलियन के हमने कुछ सेल्स किए थे और 45,000 के हमने ऑफिस सप्लाइज परचेज़ किए थे, 70,000 मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस थे। इस एक्टिविटी का पूरा पर्पस क्या था कि हमने जितने भी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड किए थे पिवट टेबल के थ्रू हमने उससे जनरल लेजर बना दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जनरल लेजर में इस तरह भी देख सकता था कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बैंक पर फिल्टर लगा लेता तो ये मेरे पास क्या शो हो रहा है 1.5 मिलियन, या इसी तरह ये देख लें, ये दोनों सेम चीज़ है। 1.5 मिलियन आया और 450,000, 210 एंड 160 गया। ठीक है, अभी हमने क्या बनाया, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की, उसके बाद हमने लेजर्स बनाया, लेजर्स बनाए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर मैं इसको एज इट इज़ इधर कॉपी करूं तो ये डुप्लीकेट हो गया। शॉर्टकट क्या है कि अगर मैं फ़िलहाल मैं डिलीट कर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगा और इधर साइड पर मूव कर लूँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इधर मैं लिख लेता हूँ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में मेरे पास जितनी भी लेजर्स हैं उनकी क्लोजिंग ब्रॉड डाउन बैलेंस शो हो रहे होते हैं, ऐसा है। तो मुझे फ़िलहाल ट्रायल बैलेंस के लिए डेट नहीं चाहिए। ठीक है, डेट मुझे नहीं चाहिए। इधर मैं क्या शो कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास सब अकाउंट कौन सा है, सब अकाउंट कौन सा है मेरे पास। ठीक है,
और उसके बाद मैं शो करूँगा कि ये सब अकाउंट मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से कंपोनेंट में क्लोज हो रहा है। जो मुश्किल वाला टास्क था वो हमने परफॉर्म कर लिया। अभी सिंपल ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे जो ऑलरेडी बन गया है। ट्रायल बैलेंस क्या हुआ, बन गया। मैंने क्या किया, ये लेजर एज इट इज़ कॉपी कर लिया यहाँ पे, और जो मेरे पास डेट्स थी उनको मैंने ख़त्म कर दिया। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जितनी भी मेरे लेजर्स हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस वो मेरे पास ऑलरेडी आ गए। हाँ, फिर से देख लें। ट्रायल बैलेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ये लेजर है, ये लेजर को मैं एज इट इज़ इधर कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ ट्रायल बैलेंस। क्या ट्रायल बैलेंस में मैं हर एक अकाउंट की एक्टिविटी शो करता हूँ? नहीं, मैं तो सिंपल क्लोजिंग बैलेंसेस शो कर रहा होता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि अगर जीएल में जितनी भी डेट वाइज एक्टिविटी है उसको मैं ख़त्म करूँ, तो मैंने पिवट टेबल से डेट का कॉलम ख़त्म कर दिया, तो मेरे पास डायरेक्टली हर एक अकाउंट के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा ये सब अकाउंट्स और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद एक और फार्मूला मैं लगाऊंगा जिसका नाम होगा वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो बैंक, बिल्डिंग, कैश है ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से सब अकाउंट में प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो कैश अकाउंट है ये मेरा करंट एसेट है, ऐसा है। बैंक करंट एसेट, इन्वेंट्री करंट एसेट, और कुछ है करंट एसेट में? मेरे ख्याल से नहीं है। नॉन करंट एसेट मेरे साथ कौन कौन सी चीज़ आ रही है? बिल्डिंग। ठीक है, अच्छा, सेल्स मेरे लिए क्या है? इनकम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, ये मेरे लिए क्या है? सारे एक्सपेंसेस हैं। अच्छा जी, करंट लाइबिलिटी में मेरे पास क्या शो होगा? क्रेडिटर एंड टैक्स पेएबल, ऐसा है। और करंट एसेट में मेरे पास डेटर्स शो हो रहे होंगे, और इक्विटी तो मेरी इक्विटी में शो हो रही होगी। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं ट्रायल बैलेंस पे वही एक पिवट का फार्मूला, सॉरी वी लुकअप का फार्मूला लगा लेता हूँ कि ये जो बैंक अकाउंट है इसको लुक करो कौन से टेबल अरे में? इस वाले टेबल अरे में। इसको मैं F4 की थ्रू फिक्स कर लेता हूँ। अब वो इस टेबल में कौन से कॉलम में देखेगा? सेकंड कॉलम में देखेगा ना। वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो कैश है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, ये जो बैंक है उसको फाइंड आउट करो कि वो कौन सी सब अकाउंट में क्लोज हो रहा होगा। तो मैं कहूँगा कि ये एक मिनट, कॉलम इंडेक्स 2 और फिर 0। तो वो मुझे कह रहा है कि ये जो आपका बैंक है ये आपके करंट एसेट में शो हो रहा है। हाँ, वो एग्जैक्ट मैच के लिए एक ऑप्शन देता है अप्रॉक्सीमेट मैच और एक होता है एग्जैक्ट मैच। आपने एग्जैक्ट मैच के लिए 2 ही प्रेस करना होगा। और अगर इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग डाउन कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास जितनी भी इंडिविजुअल अकाउंट्स थे उनके सामने मैंने क्या कर दिया? सब अकाउंट्स लिख दिए। और एक और भी मैं काम कर सकता हूँ, मुझे ये भी पता है कि करंट, अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि ये जो सब अकाउंट हैं ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से कंपोनेंट में प्रेजेंट हो रहे होंगे, तो इधर मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या उसकी वैसे ज़रूरत भी नहीं,
यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इफ़ यू वांट मैं लिख सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो करंट एसेट है, मैं कहता हूँ वी लुकअप कर लो ये कि वहाँ पे जो नॉन करंट एसेट हैं वो मुझे ये बताओ कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से कंपोनेंट में प्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस कॉलम में, इस टेबल के सेकंड कॉलम में देख लो, और आखिर में मुझे क्या पूछ रहा है कि एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्सीमेट मैच। तो मैं कहता हूँ कि एग्जैक्ट मैच, एक मिनट, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, मैं क्या कहता हूँ कि ये दिस, अच्छा, इनटू कॉलम 2 कॉलम इंडेक्स इनटू, एक मिनट, अच्छा जी एक मिनट, मैं एक गलती कर रहा हूँ। जो चीज़ मैं लुक कर रहा हूँ उसको तो मैं लिंक ही नहीं कर रहा। कौन सी वैल्यू मैं लुक करूँगा? करंट एसेट्स, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ कि करंट एसेट को फाइंड आउट करो इस टेबल में, ठीक है। अच्छा जी, और फिर इस करंट एसेट में मुझे बताओ कि इसके सामने जो सेकंड कॉलम है उसमें मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू या फिगर आ रही है। तो मुझे कह रहा है कि आपका जो करंट एसेट है वो कौन से कंपोनेंट में क्लोज हो रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इसी तरह अगर इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग डाउन करूं तो जो करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगा, और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे उनके सामने क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपने बोर नहीं होना, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए जो है ना वो एक सिंपल, जितनी भी शॉर्टकट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके लिए जो है ना एक एक्सेल शीट पे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अभी तक हमने क्या किया है कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी उनको हमने एक शीट पर रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक पिवट टेबल के थ्रू लेजर्स बनाए। लेजर्स बनाने के बाद मैंने लेजर को कॉपी किया सेपरेट शीट पे, और उससे मैंने सिंपली डेट्स हाइड उड़ा दिए। तो मेरे पास क्या बन गया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बन गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल वी लुकअप के थ्रू ये देख रहा हूँ कि ये बैंक अकाउंट मेरे पास कौन से सब अकाउंट में आ रहा है, और फिर मैं ये देखना चाहता हूँ कि करंट एसेट मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से कंपोनेंट में प्रेजेंट होंगे। सिंपल, ठीक है। वी लुकअप फॉर्मूला किस तरह लगता है वो एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये अगर देखना चाहूँ कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि एक वैल्यू लुकअप कर लो करंट एसेट, वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू। उसके बाद मुझे क्या कह रहा है कि टेबल अरे मुझे बताओ कौन से टेबल में ये वैल्यू मैं देखूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस टेबल में ये वैल्यू देख लो। फिर वो मुझे कह रहा है कि इस टेबल में कौन से कॉलम में देखूं। तो ऑब्वियसली कौन से कॉलम में करंट एसेट्स आ रहे हैं? इस फर्स्ट कॉलम में। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट कॉलम में करंट एसेट के सामने जो फिगर है या जो डिस्क्रिप्शन में जो भी है वो मुझे दे दो। तो मैं कहता हूँ इंडेक्स 2, और फिर उसके बाद वो मुझे क्या कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट मैच आपको चाहिए या एग्जैक्ट मैच। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए मैं 1 क्लिक करूँगा एंड एग्जैक्ट मैच के लिए मैं नहीं 0। अप्रोक्सीमेट के लिए मैं 1 एंड एग्जैक्ट के लिए 0, ठीक है। तो ये आ गया। इस पे आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इधर मैंने एक गलती की है।
अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, मैं क्या करूँगा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सबसे आसान काम स्टार्ट होगा। मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट बनाऊँगा एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम। जस्ट टू सेव अवर टाइम मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी जो हमारे पास फॉर्मेट्स हैं इनकम स्टेटमेंट के या बैलेंस शीट के, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को मैं मूव कर लेता हूँ, क्रिएट अ कॉपी, और उसके बाद ऑडिट सिमुलेशन क्लास यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इसमें जो वैल्यूज़ हैं फ़िलहाल उनको मैं हाइड कर लेता हूँ, कैंसिल आउट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरी कंपनी का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट एंड टैक्सेशन प्राइवेट लिमिटेड। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कौन सा कंपोनेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2026। हमारे साथ जो ट्रांजैक्शन थे वैसे वो हम देख लेते हैं कि वो 2026 के साल में थे। मैं लिख लेता हूँ कि चलो 31 जुलाई लिख लेते हैं, ठीक है, क्यों हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन जुलाई वाले थे। 31 जुलाई 2025, ठीक है। और मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरे बिजनेस का पहला साल है, ठीक है। अच्छा जी, इधर इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम में भी मैं लिख लेता हूँ कि मेरा बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट हुआ है जुलाई 1, 2025 टू जुलाई 31, 2025, ठीक है। जुलाई में तो 31 दिन होते हैं। अच्छा, फ़िलहाल आज जो है ना सिंपल हम दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम। और इंशाल्लाह आपने कल क्लास से पहले जो मैंने काम किया होगा आपने एक्सेल में रीपरफॉर्म करना है। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या शो हो रहा है, बैंक, ठीक है। अच्छा, बैंक मेरे पास करंट एसेट में शो होगा या नॉन करंट एसेट में, करंट में। उसके बाद मेरे पास बिल्डिंग है, ये कहाँ शो होगा, नॉन करंट एसेट में। उसके बाद कैश, ये कहाँ शो होगा, करंट में, ठीक है। अभी तक हमने ये तीन चीज़ें पार कर ली हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम में, यस। उसके बाद क्रेडिटर्स अल्फा लिमिटेड ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, करंट या नॉन करंट, करंट में। उसके बाद क्रेडिटर्स बीटा लिमिटेड। उसके बाद जो मेरे डेटर्स हैं ये मेरे एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, तो ये मैं करंट एसेट्स में शो कर लेता हूँ। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम में मैं शो करूँगा। उसके बाद इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं शो करूँगा यहाँ पे, ठीक है, इक्विटी भी हो गई। उसके बाद इन्वेंट्री, करंट एसेट यानी यहाँ पे। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस एंड सैलरीज, ये मैं शो करूँगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम में। उसके बाद सेल्स में शो करूँगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इनकम में। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस, हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आएगा टैक्स एक्सपेंस।
और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं क्रेडिटर्स में क्या शो करूंगा, टैक्स पेएबल। यस, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं फिर से वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो बिल्डिंग है इसको फाइंड करो, इस बिल्डिंग को फाइंड करो। वो मुझे कह रहा है कि कौन से टेबल में, मैं कह रहा हूं कि आपको मैं ये टेबल दे रहा हूं, ये इस टेबल में जिसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। अब मुझे तो पता है कि बिल्डिंग यहाँ पे है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस बहुत छोटा है। एज्यूम करें कि आपके पास 100 रोज का ट्रायल बैलेंस हो, तो फिर तो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, इसलिए वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़फुल हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद वो मुझसे क्या कह रहा है कि अच्छा इस टेबल में, इस कॉलम में मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, लेकिन इसके सामने जो वैल्यू जिसको मैंने फाइंड करना है वो कौन से कॉलम में है, तो मैं कहूँगा कि मुझे कॉलम नंबर 4 में जो वैल्यू है वो चाहिए, और फिर अल्टीमेटली मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो उसने फाइंड आउट कर लिया, बिल्डिंग के सामने 450,000 अमाउंट थी। इसी तरह मैं ये फॉर्मूला कॉपी करता हूँ और इन चारों के सामने पेस्ट कर लेता हूँ। फिर नीचे मैं आ जाता हूँ, इक्विटी में मैं पेस्ट कर लेता हूँ, और नीचे क्रेडिटर्स में भी क्या करता हूँ, एज इट इज़ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसी तरह मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता हूँ, और वहाँ पे भी एज इट इज़ ये फॉर्मूला मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसने जितनी भी फिगर्स थे वो सारे फाइंड आउट कर लिए। उसने वी लुकअप फॉर्मूले के थ्रू सारे बैलेंसेस मेरे सामने आ गए। अच्छा, मेरे पास सेल्स कितने हैं, 1.9 मिलियन। इधर भी मैं चेंजेस कर लेता हूँ। मेरा बिजनेस स्टार्ट कब हो रहा है, यकम जुलाई टू 31 जुलाई 2025। ठीक है। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट 600,000 का। मेरे पास सारे एक्सपेंसेस कितने आ गए, ये 485,000 के टोटल एक्सपेंसेस आ गए। तो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 115,000। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम एक चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, क्या चीज़, टैक्स एक्सपेंस। और उस टाइम पे हमारे पास पता नहीं था कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो 1,15,000 पे अगर मैं 29% अप्लाई करता हूँ तो ये कितना आ जाता है, 33,350। तो इधर मैं डेबिट साइड पर 33,350 टैक्स एक्सपेंस में डेबिट एंड 33,350 टैक्स पेएबल क्रेडिट। लेकिन अल्टीमेटली अब मैंने अपना लेजर भी क्या करना है, अपडेट करना है, तो मैं रिफ्रेश कर लूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस और टैक्स पेएबल का फिगर अपडेट हो गया, और अब मैंने अपना ट्रायल बैलेंस भी रिफ्रेश करना है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एज इट इज़ ये फार्मूला कॉपी किया वी लुकअप का, और यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो टैक्स एक्सपेंस की फिगर भी मेरे पास आ गई। SOFP में भी मेरे पास एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स भी आ गए। टोटल एसेट्स मेरे पास कितने हैं, 466,500। मेरे पास कैपिटल इक्विटी कितनी है, जो इनिशियल ओनर ने इन्वेस्ट की थी। लाइबिलिटीज़ भी आ गए, 1583350 ऐसा है। अच्छा, जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट है वो हम अपने इक्विटी में ऐड करेंगे या नहीं, करेंगे ना, क्योंकि जो ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, जब भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगी उससे ओनर की इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और लॉस से कम होगी। एक और भी चीज़ है जिससे ओनर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, अगर वो मज़ीद पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें, और अगर वो बिजनेस से पैसे निकालेगा, ड्राइंग्स करेगा, तो उससे कैपिटल कम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो है ना वो लिंक कर लेता हूँ अपने प्रॉफिट के साथ।
तो मेरे पास टोटल इक्विटी कितनी आ गई 3081650। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि आपके एसेट्स हमेशा बराबर होने चाहिए टोटल इक्विटी प्लस टोटल लाइबिलिटी। तो यहाँ पर मैं एक चेक भी नॉर्मली रखता हूँ कि ये टोटल एसेट्स से अगर मैं माइनस करूँ टोटल इक्विटी प्लस लाइबिलिटी तो डिफरेंस इज 0। हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी लिंक कर दी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी हमने लिंक कर दिया, किसके साथ, अपने ट्रायल बैलेंस के साथ। हमारा ट्रायल बैलेंस किसके साथ लिंक्ड है, मेरे लेजर के साथ। ये है मेरा लेजर और ये मेरा लेजर किसके साथ लिंक्ड है, मेरे जर्नल एंट्रीज के साथ। अब इसमें मैं कोई भी चेंज करूँगा जनरल एंट्रीज में तो मेरा लेजर अपडेट होगा। लेजर मेरा कनेक्टेड है ट्रायल बैलेंस से और ट्रायल बैलेंस मेरा कनेक्टेड है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। मैंने ये क्लास आप तसल्ली से ले ले। सबसे पहले तो मैंने एक नई चीज़ आपके लिए सिखाई है कि अगर मैं इस सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं सोर्स डेटा के साथ लिंक कर दूंगा कि वो कौन सा सोर्स डेटा है जिसके साथ अगर मैं इसको लिंक करूं तो मेरे पास इस सेल में डिफरेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट हो। आपने ड्रॉप डाउन्स किस तरह क्रिएट करने हैं इसका एक शॉर्टकट मैं आपको जो एक्सेल के थ्रू मैंने किया है उसका बता दूंगा कि आपने किस किस तरह कहाँ पे जाना है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज सिंपल है, डेबिट क्रेडिट्स हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, पिवट टेबल आपके लिए एक नई चीज़ होगी कि मतलब मैंने सारे टेबल पर पिवट टेबल इंसर्ट किया और पिवट टेबल में मैंने क्या किया, सबसे पहले डेट रोज में डाली, डेट के नीचे अकाउंट्स डाली, उसके बाद वैल्यूज़ में डेबिट्स डाले और फिर क्रेडिट्स डाले और फिर बैलेंस के लिए मैंने डेबिट से क्रेडिट्स माइनस कर दिए। उसके बाद मैंने लेजर बनाने के लिए उस पर एक स्लाइसर इंसर्ट किया जिसके बाद मेरे पास हर एक अकाउंट के ट्रांजैक्शन की मूवमेंट मैं सिंपली इजीली देख सकता हूँ। लेजर के बाद मैंने क्या किया, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस मैंने किस तरह बनाया कि अगर मैं उस ही लेजर को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करूं और वहां से डेट्स रिमूव करूं तो मुझे मूवमेंट नहीं चाहिए। मूवमेंट के लिए मैं लेजर देखूंगा, क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए मैं ट्रायल बैलेंस देखूंगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मैंने एक वीलॉकअप का फार्मूला लगाया कि ये जो बैंक अकाउंट है ये मेरे पास कौन से सब अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा और वो सब अकाउंट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन से एलिमेंट कंपोनेंट में रिफ्लेक्ट होगा। और एक दफ़ा मैंने ये बना दिया तो मैंने फिर सिंपली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के साथ उसको कनेक्ट कर लिया। एज यू वुड नो कि हर एक लाइन आइटम का अपना एक नोट भी होता है। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि PPE यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अपना नोट होगा, फॉर एग्जांपल नोट नंबर 4। फिर कैश एंड बैंक का नोट होगा फॉर एग्जांपल 5th, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेड डेट्स का एक नोट होता है 6th। फिर 7 नोट होगा इन्वेंट्री का। इक्विटी का फॉर एग्जांपल नोट होगा 8। उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका भी एक नोट होगा, नोट नंबर 9। उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे जाते हैं तो उधर भी हमारे पास एक नोट होगा किस चीज़ का, सेल्स का। फॉर एग्जांपल इसको हम कहेंगे नोट नंबर 10, ठीक है। और मैं कहूँगा कि मेरे पास जितनी भी एडमिन एक्सपेंसेस हैं ये सारे, इसका भी एक नोट होगा और एक नोट होगा मेरे पास किस चीज़ का, टैक्स एक्सपेंसेस का, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या शो करेंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कितने नोट्स हैं, 13 हैं। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक कोर कंपोनेंट है। यस, उसमें ब्रेकअप होता है।
यस एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बैंक अकाउंट है तो नोट नंबर 5 में मैं देखूंगा कि अच्छा कंपनी के पास कितने करंट अकाउंट्स हैं, कितने सेविंग अकाउंट्स हैं। इसी तरह अगर वो देखना चाहता है बिल्डिंग, फॉर एग्जांपल इसका अपना एक नोट होता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो वो देखेगा कि ओपनिंग वैल्यू कितनी थी बिल्डिंग की, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन कितनी हुई, क्लोजिंग कितनी है। फिर डिप्रिसिएशन के लिए हम देखेंगे कि ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर चार्ज कितना है, डिलीशन कितनी है एंड क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो हर एक लाइन आइटम का फर्दर एक्सप्लेनेशन या फर्दर ब्रेकअप के लिए हम फिर नोट्स पे जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन आज हमने 2 कंपोनेंट्स बनाने सीख लिए हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इंशाल्लाह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी सीखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी सीखेंगे और उसके बाद फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इंशाल्लाह सीखेंगे। अभी हम सवालात ले लेते हैं, कुछ लोगों के कुछ सवाल है। अच्छा तूबा काइंडली आप मुझे मैसेज कर लें, सर अगर ये सेल्स के नाम से रिकॉर्ड हुआ है तो जहां इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड किया था वो परचेज होना चाहिए था। अच्छा नाउ आई गेट इट सर, प्लीज़ टेल अस व्हाट द स्टूडेंट इज़ आस्किंग। अच्छा जी, अब आदिल का देख लेता हूँ। अच्छा जी, आदिल का सवाल जो है ना मेरे ख़्याल से, अच्छा जी, अच्छा पार्टिसिपेंट्स अगर आपके किसी के सवालात हैं। अच्छा जी, सबसे पहले वलीद सुलेमान का सवाल है, मैंने आपको अनम्यूट कर लिया, आप काइंडली सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम, फिर क्या हाल है आपका? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी वलीद सुलेमान। सर आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा 8 हेलो। से 9 बहुत ज़्यादा लेट है, यहाँ पे हमारे पास फ़ीमेल हैं फिज़िकली जो आती है बहुत दूर से, तकरीबन 2 घंटे सफ़र करती हैं आप। तो अगर आप 9 बजे हम क्लास ख़त्म करते हैं तो वो बेचारी 11 बजे घर पहुंच रही होगी, सो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। जी वली सुलेमान आपको मैंने अनम्यूट कर लिया, सर आपको काइंडली आपको अपना आवाज़ आ रही है? सवाल पूछ लें। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। अच्छा और अगर किसी का सवाल है तो काइंडली सवाल आप पूछ सकते हैं। अच्छा के बी आप सवाल पूछे प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है अभी? जी जी। सर मेरा भी सवाल तोबा से लिंक कर रहा है। जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर इंटर कॉमर्स में पढ़ा है, राउफ बेग की किताब में, एम ए करनी की किताब में, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं स्पेशली परचेजेस डेबिट और अच्छा अकाउंट के पेएबल बी या आप कैश काइंडली अपना परचेजेस सवाल यूज करते हैं। टाइप कर लें, हम आपको फ़िलहाल नहीं सुन पा रहे। शिराज अल्ताफ़ आवाज़ आ रही है सर? काइंडली आप अपना सवाल पूछ लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी बताएं। अच्छा सर, बेसिकली मेरा क्वेश्चन था कि चेंजेस इन इक्विटी में बेसिकली रिटेन अर्निंग को किस तरह से मार्क करेंगे, इसका थोड़ा क्लेरिफाई कर देंगे। नेट का इशू है अनफॉर्चुनेटली। जी जी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा एक मिनट, अच्छा कुछ सवालात आ गए हैं हमारे पास यहाँ पे।
तूबा का सवाल क्या है? सर, विल वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास एंड विल यू शेयर विद अस दिस अपडेटेड एक्सेल वर्कबुक? सर आपको जी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, आपको ये क्लास भी जो है ना इंशाल्लाह कल यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। एंड सेकेंडली ये एक्सेल वर्कबुक भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। उसके हेलो। बाद सादिया रईस का सवाल है, आस्क स्टूडेंट्स टू स्टार्ट न्यू चैट एंड राइट क्वेश्चंस सो यू विल सी द क्वेश्चंस इन द चैट। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप चैट में मुझसे सवाल पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड कर लूँगा। व्हाट्सएप पे आप मुझसे सवाल पूछ ले ग्रुप में या पर्सनल में, इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना जवाब दे दूँगा। अच्छा सर, विल वी गेट, अच्छा उसके बाद जज़ाकल्लाह सर प्लीज़ अलाउ एवरीवन चैट। अच्छा चैट तो सबका अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे एंड से। अच्छा के बी और शिराज अल्ताफ़, सिर्फ आप दोनों के सवाल हैं तो आप दोनों इंशाल्लाह मुझे क्लास के बाद रीच आउट कर लो, मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह। अच्छा प्लीज़ अलाउ चैटिंग विद अदर स्टूडेंट, आई मीन इट्स नॉट अलाउड सर। अच्छा वलीद सुलेमान, सर शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही, कोई कनेक्शन इशू है। मेरा सवाल ये है कि हम पिवट टेबल इन डिटेल सीखेंगे, इंशाल्लाह सिखा दूंगा वलीद सुलेमान पिवट टेबल डिटेल में, आप टेंशन ना लो। फ़िलहाल मैंने इतना सिखाया है जितना ऑडिट फर्म में आपके लिए ज़रूरी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इट डजेंट मैटर कि जो मैंने एंट्रीज रिकॉर्ड किए थे, मेरे केस में तो सिर्फ 10 थे। अब वो तो एक्सेल है, उसको ये नहीं पता कि मैं कितने डेटा पे काम कर रहा हूँ, 1000 दो 50,000 दो। तो यही पिवट टेबल है, आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे तो आपके लिए वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देगा, आपके लिए जीएल बना देगा। इसी तरह वी लुकअप फार्मूला है, तो उसको नहीं पता कि मैं 10 ट्रांजैक्शन पे लग रहा हूँ या 10,000 पे। ठीक है, तो आपको बेसिक प्रिंसिपल का पता होना चाहिए और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने 3 नई चीज़ें पढ़ाई हैं, एक वी लुकअप का फार्मूला शायद आपने फर्स्ट टाइम देखा हो, एक पिवट टेबल, एंड नंबर 3 क्या था जो मैं दिखा रहा था कि किस तरह लिस्टिंग्स बनानी है। तो सिर्फ ये 3 नई चीज़ें वली सुलेमान, इंशाल्लाह आप टेंशन ना लो, आपको मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगा। अच्छा जी, नहीं तूबा सब लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं आई बिलीव। अच्छा इसके अलावा अच्छा इंशाल्लाह हम अपना क्लास यहाँ तक रखते हैं। स्पेसिफ़िकली अगर आपका कोई सवाल हो ना तो आप बिला झिझक के विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें या ग्रुप में आप मैसेज कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड कर लूँगा। फ़िलहाल हमने आज जो एक्टिविटी परफॉर्म की हैं ये मैं आपके साथ एंट्रीज शेयर कर लूँगा। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि ख़ुद सॉल्व करें, जहाँ पे आप फंस जाते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग को देख लें, वहाँ से भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं हो रही तो इंशाल्लाह मुझे आप रीच आउट कर लें, आई विल हेल्प यू आउट। जी जी, जर्नल एंट्रीज क्या कहाँ से पिक करेंगे? आपके पास तो 3 है। मैं आपको सेंड कर दूंगा ना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा ना। आपने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बनानी है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल, और उसमें भी सिर्फ 2 कंपोनेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आज हमने क्या सीखा है कि जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर्स वेरीफाई करते हैं उनको कोई बनाता भी तो है ना, अकाउंटेंट्स बनाते हैं, तो हमने आज बनाना सीखा। हमारा उसके बाद टारगेट क्या होगा कि ये जो बिल्डिंग आ रहा है 450,000 का, हम एज एन ऑडिटर क्या देखेंगे कि यार ये ट्रू एंड फेयरली प्रेजेंट है भी या नहीं। 4,50,000 का है, कहीं सिर्फ 45,000 का तो नहीं है। तो फिर हम क्वेश्चनिंग माइंड के साथ हर एक चीज़ को देखेंगे, एविडेंस इवेल्युएट करेंगे।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये आपको सच्ची सी बात बताऊं, ये रेडीमेड फॉर्मेट्स जो है ना होते हैं, ठीक है ना। मेरे पास खुद भी ये फॉर्मेट, मैंने जितने भी क्लाइंट्स के ऑडिट किए हैं ना, एक ही फॉर्मेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का। ये ऊपर क्लाइंट का नाम होगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, और एज इट इज़। सो सिखा भी दूंगा कि बनाते किस तरह है, टेंशन ना लें, ठीक है। अभी आप ऑडिट चलते होंगे तो मोस्टली ये एक्सेल पे आपको डाटा देते हैं या मैनुअल पे हार्ड कॉपीज? फाइनेंशियल्स हमें एक्सेल में मिलते हैं, फिर जो इनवॉइसेस होती हैं वो हार्ड में मिलती हैं, लेकिन फाइनेंशियल जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस नॉर्मली हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो हम खुद ही बना लेते हैं फिर। It was very informative for me. I am a CCA and working for almost 4 years as an accountant, but never no pivot tables. चलो टेंशन ना लो वलीद, आपने कुछ तो से पिवट टेबल और हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। सैयद ज़ैनब, रिकॉर्डिंग किधर मिलेगी? इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा कल ये सेशन, और उसके अलावा हमारे LMS पर भी अपलोड हो जाएगा जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। सो इंशाल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, अगर वो करंटली इनरोल नहीं हैं, सो टाइमली इनरोल हो जाएं। जो 5 साल में मैंने सीखा है, इंशाल्लाह मैं आपको ऑडिट का चैम्पियन बनाऊंगा, उसकी टेंशन आप ना लें, जितना भी टाइम हमारे पास है। और हम कोशिश ये करेंगे कि मैं आपको ओवरबर्डन ना करूँ। इफ़ आई फील कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि हम जो है ना क्लासेस 3 से 2 कर लें, लेकिन आप इफ़ेक्टिवली प्रैक्टिस करें। जो मैं आपको टास्क दूँ ना, अब आपके पास टाइम कम होगा कि कल इस टाइम से पहले आपने ये प्रैक्टिस करना है, तो मेरी सजेशन ये होगी कि हम जो है ना इसको स्मूथली लेके चलें, लेकिन आपकी जो है ना प्रैक्टिकल लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।